विवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीधी कोर पर विवर्तन। सीधी कोर पर विवर्तन। देखिए, जो अपन ने अभी तक तरंगाग्र को बांटा है वो अर्धावर्ती कटिबंधों में बांटा है। ये अपने पास कोई तरंगाग्र ABCD है, ABCD, ये अपने पास तरंगाग्र है। इसको अपन ने क्या किया है, अर्धावर्ती कटिबंधों में बांट लिया है। लेकिन इसका ही एक तरीका ये भी है कि अगर अपन इसको अर्धावर्ती पट्टिकाओं में बांट लें, देखिए अर्धावर्ती पट्टिकाएं सेम जैसे अर्धावर्ती कटिबंध बिहेव कर रहा है वैसे ही बिहेव करेंगी, ठीक है, वैसा ही उनका व्यवहार होगा, लेकिन वो बिल्कुल सीधी पट्टिकाएं होंगी। अगर इसको मैं अर्धावर्ती पट्टिकाओं में बांट लूं, सबका क्षेत्रफल समान होगा, आयाम R1 R2 R3 जो अपन कटिबंधों के लिए मानते हैं वो होगा। इनको अपन क्या कहते हैं, अर्धावर्ती पट्टिकाएं कहते हैं। सीधी कोर पर जो विवर्तन होगा उसमें अपन अर्धावर्ती कटिबंधों का ही उपयोग, अर्धावर्ती पट्टिकाओं का ही उपयोग करेंगे। कटिबंधों का उपयोग अपन कर चुके हैं, ये अर्धावर्ती कटिबंध हैं और ये अर्धावर्ती पट्टिकाएं हैं। ये अर्धावर्ती कटिबंध है, ये अर्धावर्ती पट्टिकाएं हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अपन को एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे अर्धावर्ती पट्टिकाओं की। अर्धावर्ती कटिबंधों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने सफिशिएंट उसके एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। देखिए, ध्यान रखिए, जैसे कि जैसे अर्धावर्ती कटिबंध बिहेव करते हैं सेम टू सेम अर्धावर्ती पट्टिकाएं भी बिहेव करती हैं। वही जो अपने को काम करना है वो यही है कि आकार के अनुसार कितनी पट्टिकाएं आगे जाएंगी, कितनी रुक जाएंगी, कितना उनका परिणामी आयाम होगा। जैसा अपन ने अर्धावर्ती कटिबंधों में किया है सेम डिट्टो वैसा का वैसा अपन किस में करेंगे, कटिबंध में किया है वैसा का वैसा डिट्टो अपन किस में करेंगे, अर्धावर्ती पट्टिकाओं में करेंगे। चलिए, मैं डायग्राम बना देता हूं एक। ये सीधी कोर है जिस पे अपन को क्या निकालना है, विवर्तन प्रतिरूप निकालना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कोई तरंगाग्र इस पे गिर रहा है, अपन को इसके कारण पर्दे पे जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है उसके बारे में क्या करनी है, अध्ययन करना है उसका। ये हो गया बिंदु P जो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तीन जगह अपन निकालेंगे, एक तो इसकी ज्यामितीय छाया में जो ये वाला है, छाया के बाहर जो ये वाला है, और इसके विवर्तन के कारण, ठीक है। इसको P है तो इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है B और ये है O डैश, ये है O और ये O डबल डैश हो जाएगा दूसरे वाला, ठीक है। तो इसको अपन O2 कर लेते हैं, ये O2 है, ये इसके लिए O1 है, ये W डैश है, ये है S, ठीक है। चलिए, सीधी कोर द्वारा अपन विवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें लिखेंगे माना W डैश, माना W डैश, माना W डैश सीधी कोर OD पर आपतित होता है, OD पर आपतित होता है। इस डिस्टेंस को अपन ने A माना है, वो B हो गई। OD पर आपतित होता है, आपतित होता है। दिए गए चित्र में OS = A एंड O
P इक्वल्स टू B। दिए गए चित्र में OS इक्वल्स टू A एंड OP इक्वल्स टू B। चलिए अब अपन इसमें लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, छाया क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर, छाया क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P1 पर, P1 की बात हो रही है, छाया क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P1 पर तीव्रता माना बिंदु P1 के लिए, माना बिंदु P1 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O1 है, तरंगाग्र का ध्रुव O1 है, O1 है। बिंदु P1 पर तीव्रता, बिंदु P1 पर तीव्रता तरंगाग्र के भाग, तरंगाग्र के भाग OW के कारण, OW के कारण होती है। OW के कारण होती है। अतः P1 पर परिणामी आयाम, अतः P1 पर परिणामी आयाम क्या होगा? WO1 के कारण परिणामी आयाम माइनस OO1 के कारण परिणामी आयाम। क्यों? क्योंकि OO1 को तो सीधी कोर क्या कर रही है? रोक रही है, इसलिए WO1 के कारण ही क्या होगा? परिणामी आयाम होगा। चलिए अब इसमें स्थिति A पे चलते हैं अपन, स्थिति A पर चलते हैं। स्थिति A में चलते हैं। माना P1 की स्थिति इस प्रकार है, माना P1 की स्थिति इस प्रकार है कि सीधी कोर, कि सीधी कोर, कि सीधी कोर प्रथम अर्धावर्ती पट्टी को, प्रथम अर्धावर्ती पट्टी को रोक लेती है, रोक लेती है। तो परिणामी आयाम, परिणामी आयाम देखिए, सिर्फ जो भी अपन को परिणामी आयाम मिलेगा वो WO के कारण ही मिलेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो परिणामी आयाम होगा वो WO1 माइनस OO1 इस भाग के कारण ही अपन को मिलेगा। इस वाले भाग से अपन को कोई भी परिणामी आयाम नहीं मिलेगा। अतः परिणामी आयाम R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डैश डैश डैश, R इक्वल्स टू माइनस R2 अपॉन 2। सेम जैसे कटिबंध काम करते हैं वैसे ही पट्टिकाएं भी काम करेंगी। ठीक है, तो तीव्रता क्या हो जाएगा? तीव्रता क्या हो जाएगी? K R2 स्क्वायर बाई 4, I2 अपॉन 4, I2 अपॉन 4। चलिए इसी प्रकार, इसी प्रकार यदि P1 की स्थिति इस प्रकार है कि, यदि P1 की स्थिति इस प्रकार है कि प्रथम दो पट्टिकाओं को रोक लिया जाए, प्रथम दो पट्टिकाओं को रोक लिया जाए, तो परिणामी आयाम R इक्वल्स टू R3/2, R इक्वल्स टू R3/2 एंड I इक्वल्स टू K R3 स्क्वायर बाई 4, I3/4, I3/4। चलिए अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि P1 को जैसे जैसे विस्थापित करते जाएंगे, P1 को जैसे जैसे विस्थापित करते जाएंगे, विस्थापित करते जाएंगे,
तीव्रता के मान में कमी आती जाएगी, तीव्रता के मान में कमी आती जाएगी। हमेशा तीव्र ही मिलेगा, लेकिन चमकीला ही मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्रता के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। चलिए अब अपन केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड, बिंदु P पर, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। बिंदु P के लिए तरंगाग्र का ध्रुव, बिंदु P के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O है, O है, अतः बिंदु P पर तीव्रता, अतः बिंदु P पर तीव्रता तरंगाग्र के भाग WO के कारण प्राप्त होती है, के कारण प्राप्त होती है। क्योंकि बाकी के सारे तरंगाग्र को तो क्या करती है, ये पट्टिका रोक लेती है, और ये O1 W डैश ये तरंगाग्र से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, इसलिए इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, WO के कारण होता है। चलिए, अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम, अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम R इक्वल्स टू क्या होगा, वही अपन ने अर्धावर्ती पट्टिकाओं में इसको बांट दिया, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डैश डैश डैश, R इक्वल्स टू R1 बाई 2, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K R1 स्क्वायर बाई 4 विच गिव्स अस I1 बाई 4, विच गिव्स अस I1 बाई 4। अतः बिंदु P पर तीव्रता, अतः बिंदु P पर तीव्रता, अतः बिंदु P पर तीव्रता प्रथम अर्धावर्ती पट्टिका के कारण, प्रथम अर्धावर्ती पट्टिका के कारण प्राप्त तीव्रता के, प्राप्त तीव्रता के, प्राप्त तीव्रता के 1/4 के बराबर होती है, 1/4 के बराबर होती है। ये अपन ने बिंदु P पर निकाल लिया। अब अपना जो थर्ड केस है, वो जो अपना इंपॉर्टेंट केस है वो यही है, बाकी ये तो दोनों तो अपन ने पहले भी कर रखे हैं। केस थर्ड पे चलते हैं अपन। केस थर्ड, P2 पर तीव्रता, P2 पर तीव्रता। बिंदु P2 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव, बिंदु P2 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O2 है, O2 है, अतः बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता इक्वल्स टू, सॉरी परिणामी आयाम किस किस के वजह से होगा, हाँ परिणामी तीव्रता तथा परिणामी आयाम, तथा परिणामी आयाम किसके कारण होगा, WO2 के कारण आयाम प्लस O2O के कारण आयाम, प्लस O2O के कारण आयाम, WO2 के कारण आयाम प्लस O2O के कारण आयाम, ठीक है। अब WO2 को तो अपन n अर्धावर्ती पट्टिकाओं में बांट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर तक कितना बड़ा है, इसको वापस अपन ने क्या कर लिया, n अर्धावर्ती पट्टिकाओं में बांट लिया, तो इसके कारण जो परिणाम होगा वो तो क्या होगा, WO2 के कारण परिणामी आयाम किसके बराबर होगा, R1 बाई 2। ऑब्वियस सी बात है कि अपन ने n अर्धावर्ती पट्टिकाओं में इसको बांटा, तो n अर्धावर्ती पट्टिकाओं का जो परिणामी आयाम होता है वो क्या होता है, R1 बाई 2, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। उसके बाद में अब O2O के कारण परिणामी आयाम, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, O2O के कारण परिणामी
आयाम। O2O के कारण परिणामी आयाम क्या निकलेगा, उसके लिए अपन को शर्तें लगानी पड़ेंगी। चलिए स्थिति ए पे चलते हैं अपन। यदि P2 की स्थिति इस प्रकार है, यदि P2 की स्थिति इस प्रकार है कि, यदि P2 की स्थिति इस प्रकार है कि O2O भाग में केवल एक अर्धावर्ती पट्टी आए, केवल एक अर्धावर्ती पट्टी आए, केवल एक अर्धावर्ती पट्टी आए, एक अर्धावर्ती पट्टी आए, तो बिंदु P2 पर परिणामी आयाम, तो बिंदु P2 पर परिणामी आयाम R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1/2। ये तो किसके कारण, WO2 के कारण, प्लस R1 किसके कारण, प्रथम पट्टिका के कारण। किसके कारण आया है, प्रथम पट्टिका के कारण। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया, विच गिव्स अस 3R1/2, 3R1/2। तो तीव्रता I इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 9/4 KR1², विच गिव्स अस I इक्वल्स टू 9/4 I1, विच गिव्स अस 9/4 I1। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब इसके बाद में चलेंगे अपन स्थिति बी पर। यदि P2 की स्थिति, बी केस पे चल रहे हैं अपन, यदि P2 की स्थिति, यदि P2 की स्थिति इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि प्रथम दो अर्धावर्ती पट्टिकाएं, प्रथम दो अर्धावर्ती पट्टिकाएं आए, तो प्रथम दो अर्धावर्ती पट्टिकाएं बिंदु P2 पर पहुंचती है। देखो ये जो भी अपन स्थितियां ले रहे हैं वो O2O के लिए ही ले रहे हैं, WO2 का तो केस ही अलग है, वो तो फिक्स है बिल्कुल। प्रथम दो अर्धावर्ती पट्टिकाएं आए तो बिंदु P पर परिणामी आयाम, तो बिंदु P पर परिणामी आयाम क्या होगा, R1/2 किसकी वजह से, WO2 की वजह से, प्लस R1 माइनस R2, विच गिव्स अस 3R1/2 माइनस R2, 3R1/2 माइनस R2। तो ये किसके बराबर होंगे, ये लगभग बराबर होंगे R2/2 के, ये लगभग किसके बराबर होंगे, सॉरी R1/2 के, R1/2 के। कैसे होंगे, क्योंकि R1 और R2 लगभग समान मान सकते हैं अपन इनको, R1 इज नियरली इक्वल्स टू R2। क्यों, क्योंकि जो दूरियां हैं कटिबंधों से अभिष्ट बिंदु की वो बहुत ज़्यादा अंतराल पे नहीं होती हैं, इनके मध्य का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो R1 को अपन R2 के नियरली इक्वल मान सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, R1/2। अतः तीव्रता क्या आएगी, अतः तीव्रता I इक्वल्स टू I1/4 कैसे आएगी, KR1²/4। ठीक है, यह आ गई इसकी तीव्रता। देखिए इस स्थिति में तीव्रता, इस स्थिति में तीव्रता प्रथम स्थिति की तुलना में, ये देखो 9I1/4 बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, 9 गुना बड़ा है। ठीक है, प्रथम स्थिति की तुलना में कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, अतः इस स्थिति में काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि
जब O2O में से विषम संख्या में अर्धावर्ती पट्टिकाएं गुजरती हैं तो बिंदु P2 चमकीला प्राप्त होता है। लेकिन जब O2O में से सम संख्या में पट्टिकाएं P2 पर पहुंचती हैं तो बिंदु P2 काला प्राप्त होता है। तो P2 काला प्राप्त होता है। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन। ये अपनी तीव्रताओं का मान आ गया। अब अपन को लिखना है टॉपिक, इसी में हेडिंग डालेंगे सीधी कोर वाले में ही, विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति व फ्रिंज अंतराल। 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 डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। सिंपल सा लॉजिक लगेगा इसमें, जो अपन ने सिंपल कैलकुलेशन करी है वही लगेगी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति तथा फ्रिंज अंतराल, ये अपना टॉपिक है। ये बिंदु P2 है, ये है S, ये डिस्टेंस अपन ने मानी है A, ये डिस्टेंस मानी है अपन ने B, ठीक है। ये है O2 और ये है O। चलिए इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं X। इसमें लिखेंगे ये P2 है। यहां तक तो ये दोनों सेम ट्रेवल कर रही हैं। इसके बाद में लिखेंगे O तथा O2 से P2 पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O2 OP माइनस O2P, OP माइनस O2P2, सॉरी P2 माइनस O2P2, O2P2। OP2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। त्रिभुज है अपने पास, OP2 स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। OP2 स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, which gives us OP2 equals to root of x square plus b square, root of x square plus b square। वही अपन क्या करेंगे, b स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर इंटू द्विपद प्रमेय लगा रहे हैं अपन, जो अपन करते आए हैं वही कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, विच गिव्स अस b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b। ये आ गया OP2 का मान। एक इसका मान आ गया OP2 का मान, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार O2P2 इक्वल्स टू अपन कैसे लिख सकते हैं,
sp2 माइनस SO2। SO2 की वैल्यू क्या है? A। देखो ये इसके लगभग बराबर ही होगा और ये इसके लगभग बराबर होगा, तो विच गिव्स अस O2 P2 इक्वल्स टू sp2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये x। त्रिभुज देखो sp2p में sp2 की वैल्यू होगी रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस SO2 की वैल्यू क्या होगी? a। SO2 की वैल्यू क्या है? a। ये इसके लगभग बराबर ही है, ठीक है। ये अपन ने इसका मान रख दिया इसमें। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन बायनोमियल थ्योरम लेकर। वही a प्लस बी बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस a। इसको मैं यहां लिख देता हूं b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। तो ये हो गया O2 P2 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस a प्लस बी माइनस a विच गिव्स अस b प्लस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी। चलिए ये अपन ने क्या ले लिया? मान ले लिया। अब पथांतर का मान निकालना अपन को। अतः पथांतर का मान क्या आएगा? ये अपने पास b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b माइनस बी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। b से b कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन a प्लस बी प्लस बी, ठीक है। कैलकुलेशंस करनी है अपन को और कुछ भी नहीं करना। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 a प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू बी, ठीक है। विच गिव्स अस बी एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर अपॉन 2b a प्लस बी। यह आ गया पथांतर। ये अपने पास क्या आ गया? पथांतर a एक्स स्क्वायर अपॉन 2b a प्लस बी। इसे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे देंगे अपन, जो भी चल रही है अपनी 2 या 3। इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि विवर्तन के लिए यदि पथांतर लैम्डा बाई टू का विषम गुणज है तो बिंदु P2 चमकीला प्राप्त होगा। देखिए चमकीला प्राप्त होने का मतलब है उच्चिष्ट बनना। उच्चिष्ट कहते हैं अपन को मैक्सिमा, ठीक है। तो क्या होगा? a एक्स स्क्वायर अपॉन 2b a प्लस बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 उच्चिष्ट की स्थिति में, ठीक है। तो x n भी फ्रिंज के लिए ले रहे हैं अपन, एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू ये ऊपर चल जाएगा 2b a प्लस बी डिवाइडेड बाई a 2b a प्लस बी डिवाइडेड बाई a।
तो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, विच गिव्स अस 2n-1 बी ए प्लस बी लैम्डा डिवाइडेड बाई ए एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। तो एक्स एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स एन इक्वल्स टू आ जाएगा बी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट में, और ये भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2n-1 2n-1, ठीक है। तो इसको अपन k मान लेते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू के 2n-1 माना, रूट ऑफ बी लैम्डा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू के चलिए ये इक्वेशन नंबर जो भी अपनी चल रही है उसे दे देंगे। इसी प्रकार बिंदु P2 पर काली फ्रिंज बनेगी, काली फ्रिंज के पास लिख लेंगे अपन निम्निष्ट, काली फ्रिंज के बाद लिखेंगे अपन निम्निष्ट, काली फ्रिंज के बाद लिखेंगे अपन निम्निष्ट, ठीक है। के लिए पथांतर को लैम्डा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए, अर्थात ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ए प्लस बी इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा बाई 2। तो एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, 2b ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और ये हो गया एन लैम्डा विच गिव्स अस बी ए प्लस बी अपॉन ए रूट 2n, ये बी लैम्डा। तो इसको अपन क्या मान लेंगे के रूट 2n, एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू के रूट 2n। चलिए ये अपने पास आ गई एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन का मान। अब ये अपने पास है एक्स एन का मान, किसके लिए, जब काला प्राप्त होता है बिंदु और जब चमकीला प्राप्त होता है। तो अपन को क्या, कहाँ पे काला प्राप्त हो रहा है कहाँ पे चमकीला प्राप्त हो रहा है वो इससे पता चल जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद में लिखेंगे, उसको समीकरण नंबर 1 दिया था अपन ने, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से प्रथम चमकीली फ्रिंज के लिए n इक्वल्स टू 1, तो xn इक्वल्स x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k 2n-1 था, 2 माइनस 1 अंडर रूट में x1 इक्वल्स टू k, x1 इक्वल्स टू रूट 1। इसी प्रकार अगर अपन मान रखते जाएं चमकीले के लिए, तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k रूट 3, x3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k रूट 5। अतः फ्रिंज अंतराल क्या होगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू k रूट 3 माइनस रूट 1, x3 माइनस x2 इक्वल्स टू k रूट 5 माइनस रूट 1, ठीक है। इसी प्रकार
काली फ्रिंज के लिए समीकरण 2 से, काली फ्रिंज के लिए समीकरण 2 से x1 इक्वल्स टू √2, x2 इक्वल्स टू √4, x3 इक्वल्स टू k√2, k√4, k√6। अतः फ्रिंज अंतराल क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू k√4 माइनस √2, k√4 माइनस √2, और इसी प्रकार x3 माइनस x2 क्या आ जाएगा, k√6 माइनस √4, k√6 माइनस √4। अतः हम कह सकते हैं कि सीधी कोर द्वारा प्रकाशीय क्षेत्र में स्थित विवर्तन फ्रिंजें असमान चौड़ाई की बनती है, तथा यह अंतर या फ्रिंज अंतराल जिसे भी अपन कह रहे हैं, फ्रिंज अंतराल निरंतर घटता जाता है।